and carbon dioxide, and it does not require energy. दूसरा डिफ्यूजन का जो प्रोसेस था, that was our facilitated diffusion, that occurs, it requires certain proteins, it requires carriers, it requires carriers for transport of substances. Carriers are nothing but proteins. जो प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड थे, जो हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में. Yes, sir. तो वही प्रोटीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं. 1 सेकेंड. Yes. So I'm saying, look, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, यहां पर हमारी मेम्ब्रेन के अंदर देयर आर प्रोटीन्स. इन प्रोटीन्स को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स. और ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, ये सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं. सपोज कोई सब्सटेंस है जो बाहर से अंदर जाना चाहता है, पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अलाउ नहीं करती. So what it will do is it will join to the carrier. कैरियर से ज्वाइन हो जाएगा और कैरियर के साथ ज्वाइन होकर it will make the entry inside the cytoplasm. तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कैरियर की हेल्प लगे, कैरियर की फैसिलिटेशन के साथ हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट कहलाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. Now talking about active transport. Active transport also requires our protein. It requires protein, also known as pumps. ये प्रोटीन रिक्वायर करता है और also called as pump in this method. ये जो पंप्स होते हैं, ये पंप्स क्या करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी पंप होता है, तो पंप्स help us to one second. So pumps help us to move the transport the substances, but this will also require certain energy. मतलब जब सब्सटेंस को इधर से मूव कराना है, बाहर से, आउट ऑफ द सेल से इनटू द सेल, तो इस प्रोसेस में दे आल्सो रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है एक प्रोसेस में, एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज बाय सेल के अंदर एक सब्सटेंस होता है आल्सो नोन एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, व्हिच इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ द सेल. ये जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमें हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग सब्सटेंसेस. तो एटीपी इज नथिंग बट इट इज एन एनर्जी करेंसी. यानी जैसे पैसे लगते हैं काम करने के लिए, उसी तरीके से एनर्जी की जगह एटीपी की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू देयर कैन बी अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से तीन तरह से मूवमेंट हो सकती है. बाय पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें जो एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें O2 CO2 लगता है, एंड पैसिव डिफ्यूजन जो एनर्जी रिक्वायर नहीं करता, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दैट रिक्वायर्स कैरियर बट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कैरियर यानी कि पंप एंड आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी यानी कि एटीपी. तो ये तीन टाइप का प्रोसेस होता है. Sir, what are some examples of facilitated transport and active transport? Facilitated transport में you can write transport of water. Water का जो ट्रांसपोर्ट होता है that is through aquaporins. Aquaporins एक प्रोटीन होते हैं जिनके थ्रू ये पानी ट्रांसफर होता है. Also
the active transport का example you can write अमीनो एसिड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक्टिव वे में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो वन सेकेंड, आई गेट गॉट अ क्वेश्चन। हाँ, पैसिव डिफ्यूजन होता है कि एनीथिंग जस्ट पासेस द मेम्ब्रेन, इट जस्ट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, साची। तो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोटीन और एनी एनर्जी, इट विल जस्ट पास डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन। ये साची। यस सर। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेसेस क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है। तो हम वापस आते हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं था, ये सब एडिशनल था, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने तुम्हें ये बताया। अब हम बात कर रहे हैं, वापस आते हैं जो हमारे कोर्स में था। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यस। तो यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय from a region of high water concentration to the region of low water concentration, and this process is called osmosis. तो what is osmosis, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे osmosis क्या होता है। ठीक है, osmosis is the transport of water across a semi-permeable membrane, वाटर या सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो, पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट हो, तब भी उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन? हाउ इज ऑस्मोसिस एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर सपोज दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अगर कोई स्मॉलर सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, जैसे गैसेस का मूवमेंट होता है अकर्स बाय डिफ्यूजन। गैसेस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट अगर किसी सॉल्वेंट को, यानी जैसे पानी को मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाना है, यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस को अंदर जाना है, तो इट विल अकर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक तो लिक्विड चीजों के लिए होता है, जस्ट लाइक वाटर, ऐसे और सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए ऑस्मोसिस क्या नाम है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम एक और शब्द से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ऑस्मोसिस से हमारे पास तीन फिनोमेना देखने को मिलते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में वाटर की मूवमेंट को पे ध्यान दें, तो ऑस्मोसिस से हमें तीन फिनोमेना देखने को मिलते हैं, और वो तीन फिनोमेना क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये सिंपल सी टर्म क्लियर है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस और नो? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जैसे ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भी जा सकता है? नहीं, हाई टू लो जाएगा हमेशा, पर जो अगर हम उसे, जब हम सैल्यूट की कंसंट्रेशन से बोलते हैं किसी चीज को, तो इट इज लो टू हाई।
बट एक्चुअल में इट इज वाटर पोटेंशियल जिसकी हेल्प से ऑस्मोसिस होता है. इट विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. मतलब क्या है कि मतलब मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, बस इस नेक्स्ट स्लाइड. Okay, sir. Alright. So now talking about अच्छा, ईशान ये बात समझ में आ गई थी. सांची, was this clear? हिमांशु, osmosis. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I was not able to hear you. Can you please again explain? Osmosis, which is the flow of solvent. Solvent यानी कि कोई liquid का flow across a membrane. अब वो membrane कैसी होनी चाहिए? Semi permeable, just like plasma membrane is. तो gases का जो transport होता है वो diffusion से होता है, पर अगर किसी solvent या liquid का transport होगा, that will be through the process of osmosis. अभी तक मैंने बस इतना बताया. ये बात clear है? Yes, sir. Sir, उसके flow हाँ बोलो ईशान, क्या कह रहे थे? सर उसका फ्लो का दोबारा समझा दो. तो उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? फ्लो कैसा नहीं होना चाहिए. फ्लो का मतलब जाना, फ्लो करना. तुम फ्लो कर जाओ एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक रूम से दूसरी जगह, तो तुम फ्लो हो गए. वैसे तुम सॉलिड हो, तुम फ्लो नहीं कर सकते, बट लिक्विड चीजें बस फ्लो हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. एक मेम्ब्रेन से फ्लो के बारे में मैंने और कुछ अभी नहीं बताया. नो सर, लाइक जब ऑस्मोसिस के थ्रू जाती है सर, एक बार ये लिक्विड वाला दोबारा समझा दो. रुको मैं समझा. I'll be back, please wait. ठीक है बच्चों. When a point charge or attached charge is brought, तो जब हम एक टेस्ट चार्ज को बच्चों मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन करता है एक टेस्ट चार्ज? So we are doing difference between hypotonic first, isotonic and hypotonic solution. Okay, we are differentiating between these three types of solution. Now, in these three types of solution, first main important point was that hypotonic solution will have higher concentration of solute and lower concentration of solvent. Isotonic में, ठीक है, it has equal concentration of in and out, inside and outside the cell. Isotonic solution में inside the cell और outside the cell equal concentration है. सर Yes. बोलो ईशान. सर, ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अलग पॉइंट है? नहीं, एक ही पॉइंट है. ठीक है, और जो हम ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ये सेल के बाहर की बात हो रही है, इस सेल के अंदर की बात नहीं है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन मतलब जो सेल के बाहर हो. तो आई एम गिविंग यू representation of it. So this is the solution that we are talking about. जो solution सेल के बाहर होता है, that is the solution that we are giving terms to.
और ये हमारा सेल। ठीक है, सो in hypertonic solution we will write it has lower concentration of solute and higher concentration of solvent. Again, we are talking about outside the cell, we are not talking about inside the cell. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल, द इनसाइड ऑफ द सेल। सांची यू हैव डाउट तो प्लीज इसको ठीक कर लो, समझ लो। एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब इन अगर आउटसाइड ऑफ द सेल यहाँ पर हायर सॉल्यूट हो और लोअर सॉल्वेंट हो तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। पर तुमने आइसोटोनिक पूछा था तो मैं पहले आइसोटोनिक समझाता हूं कि आउटसाइड द सेल देयर इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड। इन अंदर भी उतना ही है, जैसे सपोज बाहर जो सॉल्यूशन है दैट इज हैविंग 40% सॉल्यूशन, 40% सॉल्यूशन है नमक का, NaCl is 40% outside. Inside also it is 40% NaCl. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बाहर भी 40% सॉल्यूशन है और अंदर भी 40% सॉल्यूशन है, यानी कि नमक अंदर भी बराबर और बाहर भी बराबर, तो ऐसे केस में वाटर कैन मूव इन और आउट। ऑस्मोसिस अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक समझ आया सांची? सर जब वो क्या ईशान बोलो? सर जब वो दोनों साइड से लाइक अंदर से बाहर भी जा सकता है और बाहर से अंदर भी, तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। हाँ आइसोटोनिक, करेक्ट। ठीक है, सांची क्लियर? हाँ बोलो। सर एक बार जूम आउट कर दो। हमें जूम आउट। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे थे, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हुई, ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट what happens to the movement of water. So in hypertonic solution, water moves out of the shell, moves in, water moves out of the cell, सेल से बाहर। ठीक है, इन आइसोटोनिक वाटर कैन मूव in and out from cell freely मतलब आराम से, एक अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर। हाइपोटोनिक में वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो शेप ऑफ द सेल की बात करें तो शेल जो सेल होता है इट श्रिंक्स। श्रिंक्स माने ऐसे केस में शेल जो सेल होता है इट विल रिड्यूस इट्स शेप, वॉल्यूम को रिड्यूस कर। ठीक है, So बोलो ईशान। सर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, अब अगर हम बात करें in isotonic solution water is able to move in and out of the cell, the shape
remains the same. Shape में there is no change in the shape. No change in shape. क्योंकि वो अंदर भी जा सकता है बाहर भी. ठीक है. Now talking about in hypotonic solution, cell swells or become turgid. अब एक एक्स्ट्रा टर्म बता रहा हूँ यहाँ पे. इस टर्म को बोलते हैं टर्जिट. टर्जिट मतलब किसी चीज का सख्त हो जाना. सख्त मतलब स्वेल होकर एक हार्ड शेप में आना. ठीक है. और इसकी एक और शेप होती है दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड शेप. फ्लैसिड शेप होती है मतलब एज इट इज पड़े रहना जिसमें कोई खास चेंज ना हो. ऐसी शेप कहलाती है फ्लैसिड. फ्लैसिड और टर्जिट दोनों ऑपोजिट है. और श्रिंकिंग होता है इन हाइपरटोनिक. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेप जो हमने यहाँ पे टर्म्स पढ़ी. एक श्रिंकिंग, एक है फ्लैसिड और तीसरी है टर्जिट. टर्जिट में क्या होता है? टर्जिट में वाटर मूव्स इनसाइड द सेल तो इट बिकम्स लाइक दिस. टर्जिट हो जाती है पूरी. इट बिकम्स हार्ड लाइक सरफेस हो जाती है. यस से किसी को डाउट है? सर आप सेल के बाद क्या लिखा है? Hypertonic, it becomes plasmolized. हाँ, प्लाज्मोलाइज फिनोमेना, प्लाज्मोलाइज शेप भी हो सकती है. यस. आप बोलो क्या कहती है सर? सर सेल के बाद क्या लिखा है सर हाइपोटोनिक में? Cell swells or becomes turgid. ठीक है. So yes, as I said before, हम इसको प्लाज्मोलाइज भी बोल सकते हैं. Okay. Now coming at the examples. Examples are also very important. So example, you can try this at home. You can make a salt water and put raisins, जो किशमिश होते हैं, raisins inside salted water. एक salted water में तुम raisins रखो, या you can take grapes. Grapes को तुम डाल दो salted water में. तो you will find कि वो raisins जो होंगे, they will जो grapes होंगे वो shrink हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे. ठीक है. And in case of hypotonic, you can try this with the क्या लेंगे example? Yes. अगर तुमने अच्छा तुमने कभी खीर में किशमिश देखे हैं? किशमिश खीर में यस सर. यस सर. वो खीर में किशमिश का स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, या वो श्रिंक हो जाते हैं? सर श्रिंक. Sir, turgid. वो टर्जिड. टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं साइज में. राइट. सो इफ यू पुट रेजिन्स इन नॉर्मल वाटर. Sir, rice also swell when we boil. Yes. So in normal water, raisins will shrink. Oh, sorry, swell up and become turgid. ठीक है? Yes, बोलो. सर रेजिन्स में ज्यादा पानी होगा या सॉल्टेड वाटर में? सॉल्टेड वाटर में पानी तो होगा, अगर तुम उसकी ज्यादा कंसेंट्रेटेड रखो तो नहीं होगा. चलो रेजिन में भी वैसे ड्राइड ही रहेगा, तो यू पुट हियर ग्रेप्स रख लो, क्योंकि ग्रेप्स में तो ज्यादा ही पानी होगा सॉल्ट. तो यू पुट हियर ग्रेप्स. ठीक है. अब आते हैं एग्जांपल आइसोटोनिक. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है in biological system. This is an important point जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. It has an important application. Yes, anybody would like to tell? प्रभु कुछ बोलना चाहोगे? सर इट इज द रिंगर सॉल्यूशन. Ringer solution. No, I was saying और कोई biological example. वैसे बायोलॉजी में बहुत important रोल होता है. तुम दिवेश कुछ बोल रहे थे? No, sir. सर जब हम ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तब होता है कुछ. हाँ हाँ करेक्ट.
तो द थिंग इज, एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जो हमारे इंजेक्शन होते हैं जो हमें ब्लड में लगने होते हैं, जैसे हमारे को कोई वैक्सीन है या कोई या फिर आई ड्रॉप्स की बात करें, आंखों में जो आई ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, ये आई ड्रॉप्स इंजेक्शन आर मेड आइसोटोनिक विद ब्लड। इंजेक्शन को हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक बनाना पड़ता है, क्योंकि हम उसे ब्लड में डाल रहे हैं। तो अगर इंजेक्शन की कंसेंट्रेशन हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होगा तो वो हमारे ब्लड की सेल्स को रप्चर कर देगा, ठीक है। ऑल्सो जो आई ड्रॉप्स आती हैं, जो हमारे आंखों में हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, दे आर मेड आइसोटोनिक विद आवर टीयर्स। जो हमारे आंखों में टीयर्स होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसके साथ आइसोटोनिक किया जाता है। Okay, so this is the सर आपने इम्पोर्टेंट के बाद क्या लिखा है? application. Important सर एप्लीकेशन। हाँ 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 जी सर, हाँ जी सर। मैं आपको भेज रहा हूँ। All right. Sir, Yes. how the injections are isotonic, sir? I could not understand it. Okay, I am telling you. आइसोटोनिक मतलब होता है जैसे अगर हम किसी को इंजेक्शन लगाएं, तो इंजेक्शन अगर हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा, एक काम करें, आई टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में, ठीक है दिविज? अभी मुझे एक्चुअली जाना पड़ा, 7 बज गया ना, आई हैव अनदर क्लास। ऑलराइट, आई विल Thank एक्सप्लेन। you, sir. Alright, bye class. I'll send you homework on the group. Please remind me someone. Okay, Pragun, you remind me. Or anyone remind me on the ओके सर। group. सर डाउट था। हाँ, बाय सर, हैव अ नाइस डे। bye bye. हाँ ईशान, बोलो क्या डाउट है? सर कुछ पूछना था। बोलो। यस सर। सर जो आपने क्वेश्चन लिखवाया था, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सर उसमें हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी लिखेंगे? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तुम्हें होमवर्क में डाउट है? होमवर्क तो इससे पहले हो जाना चाहिए था, आज से पहले। नो सर, सर होमवर्क हो गया है, सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, हो गया है। सर जैसे मैंने ऐड नहीं किया सो होमवर्क सेंड करो, इसलिए। अभी मुझे होमवर्क सेंड करो। और ऑल्सो आई हैव क्लास टू डेम, जो भी मैंने तुम्हें सुबह भी मैसेज किया था कि सुबह डाउट क्लास के लिए यू हैड नो रिप्लाई टू मी, यू डिडंट सेंड एनी रिप्लाई। सर एक्चुअली आई डिडंट सी। Alright, I'll take your extra class tomorrow morning. Okay, I'll take your doubts tomorrow ओके सर। morning. I'll send you a link. You have to join. ओके सर। Amit sir.